ओके, देखिए, ये जो ड्रामा की हम बात कर रहे थे, मैकबेथ हम पढ़ लिया था पूरा। उसके क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो आए होंगे आप लोग क्या? थोड़ी आपको क्या नहीं लाएगा? सारे क्वेश्चन हो गए? क्या सारे क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? आपने भी कर लिया? क्लास देख ली थी पूरी आपने? क्या हो गए? आप लोगों ने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया वैसे ना। पहले आंसर खुद कर लेते हो आप तो यार। एज यू लाइक इट की बात करते हैं हम लोग। ये आज कैसे नहीं आया? अच्छा, ये अपनी बात में लगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अजीब जुड़ी। चलो, एज यू लाइक इट की बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी है। 1600 के आसपास कहा गया था। इसका कार्यकाल जो है ना लिखने का, कहते हैं 1600 से 12 साल पहले और 1600 के 12 साल बाद। 24 साल जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा लिखे थे। ये घर से लंदन पहुंच गए। विलियम शेक्सपियर के बारे में बात हमने पहले कर ली थी, तो सेम पॉइंट्स यहाँ पर हैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं इसकी कहानी। एज यू लाइक इट ड्रामा है तो इसकी कहानी है, कैरेक्टर्स है, समझते हैं। सौरभ, एज यू लाइक इट की हम बात करें, कहानी है एक्चुअली दो परिवार, अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर इस कहानी में एक परिवार है, इसमें सर एंड सर रोलैंड डी बॉयज का एक परिवार है। एक परिवार है इसमें सीनियर 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 का है, सीनियर। इसका भाई है, ये इन बड़ा बड़ा बेटा है। इसका एक भाई है ड्यूक फ्रेडरिक। इसका भाई है सर रोलैंड डी। इसके सबसे बड़ा बेटा है ओलिवर। उसको उसकी प्रॉपर्टी मिलती है। सर रोलैंड डी इसका ये पहले था भी प्राइमो कैनिचर सिद्धांत होता है, बड़ा बेटा होगा उसी को प्रॉपर्टी राजपाट उसी को मिलेगा। एक इसका बेटा होता है ऑर्लैंडो। एक तीसरा बेटा और होता है, क्या होता है उसका? जैक्विस। तीसरा बेटा होता है जैक्विस। तीन बेटे होते हैं, वो केवल एक बार आता है बस, उसका रोल नहीं होता। सर सीनियर ड्यूक की एक बेटी होती है, इसका नाम है रोसलिंड। इसकी बेटी का नाम होता है सीलिया। सीलिया। कहानी शुरू होती है ओलिवर और ऑर्लैंडो की लड़ाई से। बेटा और है जैक, तो बड़ा रोल नहीं है। ओलिवर एक अच्छा इंसान नहीं है, विलन टाइप का है कह सकते हैं। शुरू में विलन होता है। एज यू लाइक इट में ये कॉमेडी है, तो कॉमेडी में क्या है, बहुत ज़्यादा तो ऐसे दिक्कतें होती नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे कोई मरते वरते नहीं है। थोड़ा बहुत गलत कैरेक्टर होते हैं लेकिन वो बदल जाते हैं बाद, ऐसा होता है। सर रोलैंड डी बॉयज एक्सपायर हो चुके हैं। कि प्रॉपर्टी इनका राजपाट किसके पास चला गया? ओलिवर जो बड़ा बेटा है, और ओरलैंडो सेकंड नंबर का, नहीं ये थर्ड नंबर का बेटा है, तीसरे नंबर का। बीच में एक बेटा और है जैक्विस है, उसको पढ़ाने के लिए इन्होंने ओलिवर ने बाहर भेज रखा है। बाहर ही रहता है। ओरलैंडो को उसने अच्छा नहीं पढ़ा है, तो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा, न तो एजुकेशन अच्छी दे रहा है, और न उसको आप ये कह सकते हैं कि घुड़सवारी और तलवारबाजी भी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही उसको। उसको ये लगता है कि ये गलत हो रहा है मेरे से।
मैं राजा का बेटा हूँ तो मुझे भी वो प्रिविलेज मिलने चाहिए, मुझे भी वो फैसिलिटीज मिलने चाहिए, मुझे एजुकेशन। शुरुआत इस कहानी की ऑरलैंडो को इसी शिकायत से होती है। और इनका एक नौकर है जिसका नाम है एडम, तो बहुत फेथफुल है। अभी ये 80 इयर्स ओल्ड है, 80 साल का है। 17 साल का जब था तब इनके परिवार में आया था। और ये नौकरी कर रहा है, बहुत फेथफुल है। ये ऑरलैंडो से प्रभावित रहता है, ऑरलैंडो सही लगता है, और वो सही होता भी। एक्चुअली कैरेक्टर ऑरलैंडो अच्छा है। इसका हीरो इस कहानी का अगर देखा जाए, ऐसे से पूरी कहानी का मेन हीरो तो रोजालिंड है, एक हीरोइन कैरेक्टर इसका प्रोटेगोनिस्ट है। लेकिन उसका जो प्रेमी है वो इसमें कौन होता है? ऑरलैंडो होता है। बड़ा कैरेक्टर फ्री, अच्छा भी कैरेक्टर है, बहुत ब्रेव है, दिल का बहुत अच्छा है। तो इसको शिकायत है कि मुझे अच्छा नहीं पड़ा, तो ओलिवर से लड़ लेता है, गला पकड़ लेता है, शुरू में चिल्लाता है इसके ऊपर। एडम आके बीच में बचाव करता है और मतलब वो मार देता है ऑरलैंडो ओलिवर को। वादा लेता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दोगे, तो एक बेटे का जो हिस्सा होना चाहिए वो मुझे मिलेगा। उसने ना चाहते हुए भी अनमने मन से प्रॉमिस कर दिया। ठीक है ना? ऐसे करके इनकी ये कहानी शुरू होती है। अब इसी बीच में चले जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओलिवर के पास एक रेसलर आता है जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स द रेसलर, पहलवान है ये। तो ड्यूक फ्रेडरिक है, इसके पास अभी यहाँ का राजपाट है। इसने अपने बड़े भाई को बैनिश कर दिया, संपत्ति से, धोखे से चीट किया, और इसको जंगल भागना पड़ा, फॉरेस्ट, आर्डन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन फॉरेस्ट में वो चला जाता है। वहां पर वो रह रहा है अपने नोबल मैन के साथ में। कई उसके नोबल मैन के दरबारी उसके साथ में चले जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या बात कर रहे थे? ये अपने नोबल मैन के साथ, इसके नोबल मैन कौन कौन है? जैसे जैस एक वो है जैक्विस नाम से एक और बंदा है इसके साथ में, बहुत सिंसियर सा है जैक्विस। एक तो दो नाम है जैक्विस, एक तो बेटा है उसका बीच वाला मजला बेटा, और एक जैक्विस इसका कोर्टियर है, सीनियर ड्यूक का। तो मेलन कलिक कैरेक्टर है, बहुत दुखी रहता है वो इसके साथ चला जाता है जंगल के अंदर। और लॉर्ड एमियंस करके एक एमियंस लॉर्ड हैं, वो साथ चले जाते हैं। और बड़े बड़े और भी पसंद करते हैं कि हमारा तो राजा यही था, जब इसको हटा दिया तो हम भी हट रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और जंगल में जाके, आर्डन फॉरेस्ट में जाके वो सेट हो जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक का एक रेसलर है चार्ल्स, बहुत बड़ा योद्धा है। ऑरलैंडो इसको, चार्ल्स को चैलेंज कर देता है, भाई मैं तेरे से लड़ूंगा। तो ना कि कोई लड़ेगा मेरे से उसका नाम हो जाएगा, तो ये स्वीकार कर लेता है उसके चैलेंज को। ताकतवर होता है, बहादुर होता है, अपने बड़े भाई का ही गला पकड़ लेता है। ये उससे लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। चार्ल्स को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, मैं बहुत बड़ा रेसलर हूँ। तो ये नोबल मैन का, ये मतलब का ड्यूक का इनका बेटा है, और कहीं गलती से मैंने इसको मारा पीटा, कहीं ओलिवर नाराज ना हो, मैंने इसको छोटे भाई को पीट दिया। वो ये बात लेकर के ओलिवर के पास आया है कि साहब माफ करें, लेकिन आपके भाई ने मुझे लड़ने के लिए चैलेंज किया है, और मैं नहीं चाहता कि उसको मेरी वजह से कोई चोट पहुंचे। कहता बेवकूफ है क्या, भाई गंदा आदमी। हाँ, सही रहा हूँ तुम्हारे, और तू तो लड़ना, ध्यान से लड़ना उससे, कहीं ऐसा ना हो वो ट्रिक है, चालाकी है उसके पास, हमारे को जहर पिला दे, आंखों मिर्च डाल दे, और तुम्हें धोखेबाजी से, ट्रेचरी से, डिसेप्शन से डिसीव कर सकता है। बी केयरफुल। और तुम्हें मौका मिले उसको मारने का, पीटने का, तो करना है काम, उसको मौका मत देना, वो बहुत बेकार आदमी है। और तुम अगर जीतोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। साहब देख लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो चला जाता है।
लड़ाई वहां तय हो जाती है। इधर ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में ऑरलैंडो अब चार्ल्स से लड़ने के लिए पहुंच। जब वो जाता है लड़ने के लिए तो बड़ा गुस्सा होता है। रोजालिंड और सीलिया दोनों ये कजन है, बड़े पापा की लड़की है छोटे। रोजालिंड थोड़ी डोमिनेट है, अच्छी है, दिमाग वाली है, खूबसूरत है। सीलिया मतलब एक तरह से कहता है ना कि अपनी बड़ी बहन की छाया है वो, बहुत प्यार करती है। उसका इतना प्यार है कि साथ बैठी रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ पीती हैं, साथ सोती हैं। तो पूरे एज यू लाइक इट में ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कों के रिलेशन की बात हो रही है, लड़कियों के रिलेशन की बात हो रही है। थोड़ा सा ऐसा लगता है लेस्बियन टाइप की लड़कियां हैं, है ना, जो लड़की लड़की वाला प्यार जो होता है उस टाइप की। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा हिंट मिलता है, बट ये कह सकते हो कि भाई ये बहनों का प्यार है, बहनें बहुत प्यार करती हैं। सीनियर ड्यूक जब गया तो रोजालिंड को अपने बाप के साथ चले जाना चाहिए था, फ्रेडरिक यही चाहता था। लेकिन उसकी बेटी सीलिया बहुत प्यार करती है रोजालिंड से, वो मर जाएगी अगर रोजालिंड चली गई। ये बात उसके फादर जानते थे, तो वो उसको जाने रोक लेते, ठीक है भाई तुम मत जाओ। लेकिन जब धीरे 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 क्या होता है, रोजालिंड का प्रभाव इतना ज्यादा है, लोग सीलिया की बातें ही नहीं करते हैं, लोग सीलिया को पसंद ही नहीं करते हैं। लोग किसको पसंद करते हैं? रोजालिंड को पसंद करते हैं। इस वजह से इसके फादर को बड़ा बुरा लगता है। सीलिया को इससे कोई बुरा नहीं लगता, सीलिया को लगता है कि ठीक है, मेरी बड़ी बहन है और पसंद करते तो क्या बुरी बात है। वो कहता है ये गलत है, इसकी वजह से लोग तेरे को पूछ भी नहीं रहे। वो मन ही मन चाहते हैं कि ये लड़की रोज अब चली जाए यहाँ से। खैर, चार्ल्स लड़ने आता है किसके साथ? ऑरलैंडो से। चार्ल्स और ऑरलैंडो के लड़ने जब ऑरलैंडो यहाँ आता है तो उसको सीलिया देख लेती है। बोले रोजालिंड को उसको पहली नजर में देखते ही प्यार हो जाता है। एट फर्स्ट साइड, पहली नजर में प्यार हो जाता है। दिल बैठ दे बैठती है लेकिन बोलती नहीं। अब वो उनके बात होती है और वो उसको सलाह देती है सीलिया और रोजलिंड, साल से क्यों लड़ रहे हो, तुम्हारा मुंह पाओगे इतना सुंदर सा चेहरा है, खराब हो जाएगा। उसको मना करती हैं लेकिन वो डिटरमाइंड है, लड़ने चला जाता है। दोनों की लड़ाई होती है। ये दोनों जो हैं चार्ल्स को चीयर ना करके किसको चीयर करती हैं? ऑरलैंडो को चीयर करती हैं। और वो अचंभे की बात, वो जीत भी जाती है, चार्ल्स को वो पछाड़ दे देता है। बड़ी खुश होती हैं, खुश होकर के से हार निकाल के यार ऑरलैंडो को भी उससे प्यार सा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रेडरिक का एक एम्प्लॉई होता है, दरबारी होता है, फ्रेंच वर्ड है एक, ले बॉय करके कुछ, मतलब सुंदर लड़का होता है, वो आता है और वो कहता है कि साहब, नहीं ये ड्यूक फ्रेडरिक पूछता है उससे जब ओरलैंडो जीतता है ना, साहब तुम्हारे फादर का नाम क्या है? कहता है कि मेरे फादर का नाम है सर रोलैंड डी बॉयस। से ड्यूक फ्रेडरिक सुनता है, अरे यार ये तो मेरे बड़े भाई ड्यूक सीनियर का क्या था, सीनियर का दोस्त था। ड्यूक सीनियर और ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, तो बात बुरी लगती है। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। कहता भी है, अगर तुम सर रोलैंड डी बॉयस के बेटे फिर किसी और के बेटे हो तो तेरा दिल बहुत खुश होता, कुछ नहीं होता इस बात से। खैर वहां से आपके से बात, लड़कियों से बात करने लग जाता है ऑरलैंडो। तो उसके बाद वो खबर आती है उसके पास कि भैया तू यहाँ से रात को ना, तो मेहमान नवाजी होगी मेरे यहाँ, यहाँ तेरे मारने का प्लान तैयार हो चुका है और तू यहाँ से निकल ले। ऑरलैंडो सुन करके वहां से खिसक लेता है। जब वो घर जाता है ऑरलैंडो, घर पे जाते समय बाहर उसको एडम मिलता है अपने महल के सामने। और वो एडम, वहां खबर पहुंच गई कि ऑरलैंडो जीत गया। ओलिवर को ये लगता है कि अब ऑरलैंडो हो गया ताकतवर, मुझे मारेगा, ये मुझे मारे इससे पहले मैं इसको। तो उसने भी प्लानिंग तैयार कर रखी है। एडम कहता भाई तू अंदर मत घुस, क्या तेरे मरने की प्लानिंग है, चल जाला, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा कुछ है ही नहीं। मैं क्या रोड जाके भीख मांगूंगा क्या, ना कोई खाने को ना रहने को जगह। एडम का नौकर है, फेथफुल लॉयल, उसको है कि भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसा, मेरी जो जिंदगी भर की सेविंग है मैं तुम्हें वो दे देता हूँ।
बड़ी वो, और फिर तू मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी सेवा भी करूँ। बूढ़े आदमी तू कहाँ सेवा करेगा मेरी, 80 साल का है। सब जितनी हो सकेगी मैं करूँ। वो अपना बुरा वक्त देखते हो निकल लेते हैं, और वो वहां से निकल लेता है। और वो भी पहुंच जाता है कहां पर, फॉरेस्ट आर्डन। वो बड़े कैरेक्टर इकट्ठे हो गए वहां पे। अब इधर क्या होता है, जैसे ही ये जब बात होती है और सीलिया रोजेलिंड की बातें होती हैं, ड्यूक फेडरिक को लगता है कि यार रोजेलिंड भारी पड़ रही है इसके ऊपर। वो रोजेलिंड को बुला के बोलता है कि भाई तुम्हें भी अब जाना पड़ेगा अपने फादर, यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ रहोगे तो मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भी जाओ मुझे मत। दुखी होती है, सब मेरी क्या गलती है, तेरे बाप की गलती है, तो तेरी गलती है, तेरी भी गलती है, दुश्मन का बेटा दुश्मन ही है। बहुत वाद विवाद होता है जो सुनने में पढ़ेंगे हम लोग, अच्छी बातचीत, डायलॉग्स होते हैं, बट उसको जाना पड़ता है। तो वो जाती है तो सीलिया बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। नहीं मैं अकेले जाऊँ, मैं भी चलूँ। फिर को लगता है कि अपन जाएंगे जंगल में, शहर छोड़, कई डाकू डकैत कई बुरे लोग होते हैं, और लड़कियां हैं, पकड़ ले, रेप कर दे, चोरी कर ले, कुछ लूट ले अपने को। उसकी बात को समझते हैं कि यार क्या करें, अपन रूप चेंज कर, डिसगाइजमेंट, भेष बदलते। और इनका एक, ड्यूक फेडरिक का एक और कोटियर होता है, इसका नाम होता है टच स्टोन। क्या नाम होता है, ये जेस्टर होता है। जेस्टर मीन्स ये एक शक, जोकर, मजाकी होता है, हंसी मजाक वाला आदमी होता है, पटांग बातें करता है, सेक्सुअल बातें बहुत ज्यादा करता है। एक टच स्टोन जेस्टर है। ये कहता है भाई इसको भी साथ ले चलते हैं, प्लान बना लेते हैं। और ये भेष बदल लेते हैं, रोजालिंड लड़का बन जाता है, सीलिया लड़की बन जाती है। लड़की तो पहले से थी, पर नाम भी चेंज कर लेते हैं, और ये गांव के शेफर्ड की तरह भेष बदल लेते हैं। रोजालिंड तो बन जाती है गैनिमिड, गैनिमिड बन जाती है रोजालिंड तो। और जो सीलिया है वो बन जाती है एलियना। नाम चेंज कर लेते हैं, ये लड़का बन जाती है गैनिमिड करके, और सीलिया बन जाती है एलियना। नाम ऐसा समझ लो आप, है ना। सीलिया तो बन जाती है एलियना, और रोजलिन बन जाती है गैनिमिड। अभी जंगल में रवाना हो जाते हैं टच स्टोन साथ लेकर के, और ये भी पहुंच जाते हैं कहां पे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। उधर जो ओरलैंडो पहुंचा है एडम के साथ, वो जंगल में खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, बेचारे थक जाते हैं, तड़पते रहते हैं। एडम की हालत ज्यादा खराब, वो कह रहा भैया मैं तो मर गया, मैं तो यहीं बैठूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे रवि, हाँ, तो वो, उसकी एडम की हालत होती खराब, 80 साल का है, इतना पैदल चलता है बेचारा, खाना उसको मिलता नहीं है, उसकी मरने जैसी हालत हो जाती। अब क्या होता है, वो ये ऑर्लैंडो है, कहता भाई तुम यहाँ रुको, पेड़ के नीचे बैठो, मरना मत जब तक मैं आऊं, वरना मैं जो मेहनत करूंगा जाके तुम्हारे खाना ढूंढूंगा वो मेरी बेकार जाएगी मेहनत। आ गए थे उस समय तुम, ये बात चल रही थी ये वाली, मरना मत तुम, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए खाना। जाता है, ड्यूक सीनियर का दरबार लगा हुआ है उधर, खाने वाने जा रहे हैं वहाँ, बढ़िया माहौल चल रहा है, जंगल इकट्ठे हो रहे हैं, गीत वीत गाए जा रहे हैं, जंगल के फायदे देखे जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। वहां जाकर के ये तलवार लेके अटैक कर देता है कि भैया मैं मारूंगा, वरना जितना भी टेबल पे खाना लगा है मुझे दे दो। किसी ने कहा तो हमारा आदमी है क्या, तो खाना चाहिए वैसे मांग ले हमारे से, तो गुस्सा करने की जरूरत है, क्या पढ़ा लिखा कम है क्या। और ये आप जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा कम है, क्योंकि उसके भाई ने पढ़ाया ही नहीं उसको। ऐसा ताकत से काम करेगा वो, तो पढ़ा लिखा आदमी तो क्या है, थोड़ा सा दिमाग से तरीके से काम करता है, बेवकूफ आदमी है क्या। समझाता है उसको कि चिंता मत करो, खाना मिलेगा तो खाओ अपने साथ, तब तक खाना नहीं खाएंगे।
फिर वो गीत वीत गा लेते हैं बीच में, एज यू लाइक, वो कई गाने, जो उसमें गाना ये भी है, ऑल मैन एंड वीमेन आर मेयरली प्लेयर्स, सेवन स्टेजेस ऑफ मैन वाला जो गाना है, ये अपने उसको लेकर आता है, वो खाना मिलता है, ये पूछता है भाई तुम किसके बेटे हो, तो कहता है भाई मैं ड्यूक का सर रोलैंड, अरे वो तो मेरा दोस्त था, तो अपने बच्चे हो, अब तुम यहीं रहो, कोई दिक्कत, बढ़िया, वहाँ सेट हो जाते हैं, बढ़िया इनका। इतनी देर में वहां पर गैनेमिड और एलिना पहुंच जाती है उसी समय। इनकी दोनों की मुलाकात होती है वहां पर सिल्वियस नाम के एक शेफर्ड से, सिल्वियस, और एक ऑड्रिन कुछ करके, ऑड्री करके एक और होता है, वो दोनों बात होती है। सिल्वियस प्यार में पागल हो रहा है, एक लड़की है फीबी, इस फीबी के प्यार में क्या है, ये पागल है। फीबी इसको रिस्पॉन्स देती नहीं है, ये उसको बहुत चाहता है, फीबी के नखरे इतने ज्यादा हैं, तरह परेशान है, अपने दोस्त ऑड्री से बात करता है, ऑड्री समझाता है लेकिन ये समझता नहीं। इनकी बातें गैनीमेड, सीलिया और टचस्टोन सुन लेते हैं, तीनों साथ में हैं वहां जंगल के अंदर, और फिर से पूछते हैं भाई अब बात करते हैं साहब, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमें रहने को जगह चाहिए। सिल्वियस कहता है कि भाई ऑड्री और सिल्वियस की हमारे मालिक हैं, वो अपनी जगह बेचना चाह रहे हैं, अपनी भेड़े वेड़े बेचना चाह रहे हैं, तुम उनको ले लो, तुम इनको झोपड़ी, गाय बकरियां सब मिल जाएंगी। इनके पास तो पैसा होता ही है, पैसा लेके आई थी इसीलिए वहां से, भाग के आई ना साथ में, तो पैसे लेकर आएगी आएगी, तो को जगह मिल जाती है, वहां रहने लग जाते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन ये सिल्विया ज्यादा समझता नहीं है, इसका ऐसे नाटक रहता है। फिर उसके बाद इन, ये जो इधर ऑरलैंडो, खाना वाना तो मिल गया, अब क्या करे जंगल में, अब इसको वापस रोजालिंड की याद आने लग जाती है, ये रोजालिंड के प्यार में पागल घूम रहा है वहां पे, और ऑरलैंडो, और वो हर पेड़ों की छाल के ऊपर अपने आई लव यू और गीत लिख रहा है, वो काले कोयले लिख रहे बढ़िया दीवारों पर, इनके ऊपर लिखे जा रहा है वो। अब ये इनके गीत वीत को पढ़ लेते हैं, तो टचस्टोन खूब मजाक उड़ाता है, सीलिया मजाक उड़ाती है, गैनीमेड को बेकार पढ़ा लिखा जाता था नहीं, वो ऊट पटांग लिखता है, वो ग्रामर की गलतियां होती हैं उसके अंदर, लाइनें भी तुकबंदी सही नहीं होती है, बड़ी मजाक उड़ाते हैं उसकी। एनीवेज तो चलता रहता है, वो प्यार में पागल रहता है। गैनीमेड उसको देखती है तो ये समझ जाती है कि यार ये तो ओरलैंडो है, अपना प्रेमी है, वो इसको समझ नहीं पाता क्योंकि ये भेस बदली हुई है। ये कहती है तेरे पागलपन का इलाज, प्यार का इलाज मैं कर दूंगी, तो ट्यूशन ले ले। मैडम ट्यूशन कैसे, मेरे पास बन के आ ऑरलैंडो, और मैं तेरी बन जाऊंगी, गैनीमेड आदमी है वैसे तो, मैं रोजालिंड की तरह एक्ट करूंगी, तो तू मुझे वैसे वो करना जैसे कि मैं रोजालिंड हूँ, डेली मेरे पास, ठीक है। बातें होती, आता है, और डेली आ नहीं पाता, समय पे पहुंच नहीं पाता, बहुत फिलोसॉफिकल बातें होती कि प्रेमी बातें करते हैं केवल, समय पे पहुंचते नहीं है, ये वो, एक बार बस पटाने के लिए तो बोल देंगे मेरी सब कुछ है, और बाद में उसको ध्यान देते नहीं है, तो ऐसा कई बार होता है, एक बार उसको इंतजार कर रही होती है तो पहुंच नहीं पाता हो। ओलिवर आता है फिर, वो खबर देता है कि साहब मैं, अच्छा उधर क्या होता है, उधर की कहानी सुनी नहीं हमने, जब ये सारे भाग के आ जाते हैं इधर, तो ड्यूक फ्रेडरिक को पता लगता है मेरी बेटी तो भाग गई, और इसको पता लगता है ओरलैंडो भी भाग गया, कहता है कहीं मेरी बेटी ओरलैंडो साथ तो नहीं भाग गई है, कपड़ा तो नहीं है, तो ओरलैंडो को पकड़ो। वो ओलिवर को बुलाता है अपने दरबार में, ओलिवर भाई साहब, हमारा भाई मेरी बहन को और भतीजों को लेके भाग गया, उसको पकड़ो, तो मेरे बैल में तो है ही नहीं, कि जहां भी अब पकड़ के लाओ, वरना तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं कॉन्फिस्केट कर लूंगा, जब्त कर लूंगा। तब मेरी क्या गलती है कि नहीं, गलती कुछ जाके ढूंढ के लाओ उसको, तो ले जाता है जंगल में। जब जंगल में जा रहा होता है तो उधर से ऑरलैंडो गैनीमेड से मिलने आ रहा होता है, जो रोजालिंड बनी हुई है उसके लिए। देखो रोजालिंड क्या बनी हुई है, गैनीमेड, लेकिन गैनीमेड क्या बन के एक्टिंग कर रही है साथ में, रोजालिंड, कि तुम तो रोजालिंड मान लो। जो उससे मिलने आ रहा होता है, वादा किया था मैं समय पे पहुंचूंगा, रास्ते में क्या होता है, ओलिवर सांप वाप भी दिखता है, और एक शेर आता है, शेर उस पर अटैक करने वाला है, वो उधर बेहोश पड़ा हुआ है ओलिवर, ओरलैंडो देख लेता है। एक बार तो आता है कि यार ये मेरा भाई दुश्मन है, बचाओ, मरने तो मर रहा है, तो पर पता नहीं क्यों वो चूंकि हीरो है, तो अच्छा मन काम कर जाता है, और उसको बचाने जाता है, तो बचाने चक्कर में खुद तो घायल हो जाता है वो शेर से लड़ने में,
ओलिवर बच जाता है, शेर भाग जाता है। वो ओरलैंडो ओलिवर कहता है कि भाई मेरा कोई इंतजार कर रहा है वहां पे गैनेमिड नाम से, नाराज हो जाएगा, तू जाके बता दे कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं घायल हो गया। अब वो जाके बताता है गैनीमिड को। गैनीमिड तो लड़की है अंदर से लड़की कमजोर होती हैं। वो ये बात सुनते ही बेहोश हो जाती है। ओलिवर बोलता है तू लड़की की तरह बेहोश हो गई। लड़का आगे लड़की की तरह बेहोश हो रही है। वो ये अपने को पता होता है ड्रामेटिक आयरनी की, वो तो वास्तव में क्या है अंदर से लड़की ही तो है। खैर वहां जाता है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी और उसको तो घायल हो गया, और अब वो सर्रेलेंडे बॉयज के वहां पर वो पर है, वहीं जाके उससे मिल लेना। इधर जो सीलिया है ये ओलिवर को देख लेती है। शीलिया गांव की लड़की बनी हुई है, वो ओलिवर को देखती है। जैसे ही वो ओलिवर को देखती है उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। इसको भी उससे हो जाता है। अब ओलिवर देखो आप, राजा है, बट तो गांव की लड़की सीलिया से, एलियना से प्यार हो रहा है। परिवर्तन हो गया उसके अंदर। उसका ओरलैंडो के भाई, अपने भाई के प्रति भी प्यार जाग गया। पहली नजर में गांव की लड़की से प्यार हो, तो घमंड जो था राजा का वो चूर हो जाता है उसका। अब देखो चार जोड़े बन गए, यहाँ तीन जोड़े तो बन गए आपके सामने, ओरलैंडो रोजलिंड, ओलिवर और सीलिया, और फीबी और सिल्वियस। एक और है यहाँ पे जो टच स्टोन है, गंदा आदमी शुक्ला। ये गांव की लड़की से, वहां जंगल की एक लड़की होती है, ऑड्री उसका नाम होता है, ऑड्री या कुछ नाम। उसका प्रेमी होता है वैसे तो विलियम। विलियम सीधा सा लड़का है, उससे बहस बहस करके उसको साइड कर देता है। टच स्टोन बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। जैक्विस भी बहुत, जो ड्यूक सीनियर का जो एक कोर्टियर है जैक्विस, जो मेलन कलिक रहता है, वो उससे मिलता है, वो बड़ा खुश होता है उसे देख। तो टच स्टोन है इसका, ऑड्री आई थिंक गांव की लड़की होती है, सिल्विया साथ कुछ और नाम मुझे याद नहीं आ रहा हो, ऑड्री थी क्या थी वो। उसके साथ इसका तो टांका भिड़ता है, और ये मान जाती है कि ठीक है भाई तुम शादी कर लो मुझे कोई। ये कैरेक्टर चलते रहते हैं ऐसे। अब ये सब चार पांच जोड़े बन गए। अब एज यू लाइक इट, ये जो है ना रोमांटिक ड्रामा है। रोमांटिक ड्रामा क्या होता है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका होते हैं और लास्ट में उनकी शादियां हो जाती, हैप्पी एंडिंग होती। है मिलने के लिए क्या है ना, दिवाली पे उनकी आपसे मुलाकात करवा देते हैं उन लोग, मिलेगा ही मिलेगा। ये कहानी इनकी चलती रहती है ना। उसके बाद क्या होता है, अब सिल्वियस और फीबी के बीच में दूरियां और बढ़ रही हैं। एक लफड़ा और होता है, जो फीबी है ना, ये लड़की है और गैनीमिड लड़का बना हुआ है। इस फीबी को गैनीमिड से अट्रैक्शन हो जाता है। सुंदर लड़का लिख रहा है, इसको लगता है कि यार मैं इसके साथ सेट हो जाऊं तो बढ़िया काम हो जाएगा, सुधर जाए। ये सिल्वियस तो पागल है, पीछे पड़ा रहता है, और जो पीछे पड़े रहते हैं उनकी कदर होती भी नहीं है। इधर गैनीमिड को सिंपैथी इससे कहते हैं भाई बेवकूफ है, वो लड़की तो बेवकूफ है, पागल है वो, और ये बोलने में भी ऐसी है। गैनीमिड से इनकी पहली मुलाकात होती है तो गैनीमिड इसकी बेइज्जती कर देता है। लेकिन पहली बार जब लड़ाई होती है ना तो प्यार बदल जाती है चीज। इसको लगता है कि फीबी को, इसको कहती है सीरियस को, मैं उसको लेटर लिखूंगी, गालियां बकूंगी उसको, लेटर लिखा और उसको दे के आना। और ये लेटर में उसको प्यार से भरी बातें करती है। लड़ दिया कोई बात नहीं, तो मैं तो नहीं, अब क्या करें, प्यार है मेरे को, है ना। खैर ये इनका मामला, इधर फीबी कांटा बिठाने की कोशिश करती है गैनीमिड। सिल्वियस पागल है बेचारा, गैनीमिड इसको बहुत दिलाती है सिल्वियस को, करता हूँ गैनीमिड है ना। तो इस तरह से इनका फिर मामला चल रहा होता है। ऑरलैंडो भी पागल भरी बात करता है, लेकिन पड़ जाता है कि धीरे से कर लेंगे। उधर क्या होता है, ड्यूक फेडरिक को लगता है कि यार ड्यूक सीनियर ज्यादा ही मजे
सीनियर दरबार सजा लिया वहां, फुल मजे कर रहे हैं। तो क्या करें? कहता है इस पर अटैक करते हैं, इस्ता नाबूद करता हूँ क्लास। इस तरह से इनका ये मामला चल रहा होता है। अब फ्रेडरिक जब मारने आता है इनको, लड़ाई लड़ने आता है सेना तैयार करके, यानी इसको फ्रेडरिक को रास्ते में मिल जाता है साधु, और वो इसका हार्ट चेंज कर देते, परिवर्तन, बुरे से अच्छा आदमी बना देते। अटैक करना तो भूल जाता है, और ये कहता मैं तो वापस जाऊंगा ही नहीं शहर में, मेरा जो बड़ा भाई है ड्यूक सीनियर वही लीगल है, उसी को मैं राजपाट दूं। और जो इनका तीसरे नंबर का बेटा था ना, बीच वाला जो बेटा था, ऑर्लैंडो तीसरे नंबर का है, वाला बेटा था जैक्वेस, जैक्स करके कुछ है ना, उसको भेजता है संदेश दे। अब वो आता है संदेश, भाई तुम्हारा जो भाई है तो अब राजपाट करेगा नहीं, और वो तुम्हें क्या बनाएगा, राजा बनाएगा। इधर बीबी जिद कर रही है कि मुझे गैनीमेड शादी करनी। अब गैनीमेड यानी कि रोजे को सारी काटियां सेट करनी, चार जोड़े हैं, चारों की शादियां करवानी। तो क्या करती है, बीबी से बात करती है, तुम एक काम करो, मैं तुमसे शादी करूंगा अगर मैं किसी लड़की से शादी करा, पक्का वादा। अगर मैंने किसी लड़के से शादी नहीं करी, शादी तुम फिर जो है सिल्विया से शादी कर लो। वो कहती ठीक है, अगर लड़की से शादी नहीं करोगे शादी होगी ही नहीं, फिर शादी तो जाए किसी से, अपन सिल्विया शादी कर। इधर एक मैरिज के देवता होते हैं, उनका नाम है हेमन। हेमन वाई भी आ सकता है और उसमें आई भी आ जाता है, दोनों नाम है हेमन। ये इस बार क्वेश्चन भी आया है, ये गॉड ऑफ मैरिज है, शादी के देवता ये आते हैं। और ये भी शादी इनको करवानी है। अब बीच में एक ओलिवर टैक्स था, उसे शादी करवा लेता है, एक टचस्टोन बात करता है शादी करवाने, जो होते हैं ना ऑड्री ऑड्री, उस हेमैन वगैरह फिर ये शादी के लिए आते हैं। और यहाँ पर ये हेमैन जो है ड्यूक सीनियर से वादा ले लेता है कि अगर तेरी बेटी यहाँ हो, मिल जाए रोजलिंड, अब तो रोजलिंड है नहीं, कैनिबिट बनी हुई है, वादा करो उसको ले आऊं अगर मैं, वादा करो कि शादी ओरलैंडो से, ओरलैंडो शादी करने से दिक्कत है नहीं क्योंकि बहादुर है, जानता अपने दोस्त का बेटा भी है। तो ठीक है, कांटे सेट हो गई। और सिल्वियस का वो हो जाता है कि भाई तुम शादी का तीन हो गए एक तरह से, सिल्वियस, रोजलिंड और लैंडो, और तीसरी है सीलिया और राजी होता है कि ठीक है, कहता है भाई, ऑर्लैंडो कहता है गरीब लड़की तू शादी कैसे करेगा, तो गरीब तक पड़ता रहा, सही है। और टच स्टोन और ऑड्री के शादी का भी लास्ट में चारों की क्या हो जाती हैं, शादियां हो जाती, हानि हो जाती, खत्म। ठीक है ना, ऐसा ही प्रोग्राम रहता है। अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। वैसे क्लास ले लेता है ना 10। अभी सीएम हाल चाल है, ठीक है, पानी वानी। हाँ, ये कहानी इनकी रहती है, कहानी समझ में आ गई वो पूरी, छोटी सी कहानी है जो 15-20 मिनट पढ़ी। अब इसे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में देख लीजिए आप। ये तो विलियम शेक्सपियर, वही बातें हैं जो हमने मैकबेथ में पढ़ी थी, तो इनको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये देखो आप, एज यू लाइक इट के बारे में ये चीज पढ़ने की, टाइटल पूरा यही है, लिखने वाले विलियम शेक्सपियर, ये प्ले है, कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होता है, जिसका अंत अच्छा हो। तो क्या इस कहानी का अंत अच्छा हुआ क्या? ये पेस्टोरल है, पेस्टोरल मतलब
फिर कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ बातें हमारी। ऑड्री, अच्छा ऑड्री थी वो। जैक्स के नाम से भी यहाँ पर कोई स्टूडेंट है क्या हमारी क्लास में? कौन है जैक्स? नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्या अभी? कह रहा जब जैक्स भी है यहाँ पे। जैक्विस। हाँ। कॉमेडी है। पेस्टोरल, पेस्टोरल क्या होता है? गांव का, तो जंगल का सीन है इसमें। पेस्टोरल है, हो सकता है इनमें से एज यू लाइक इट कौन सा प्ले नहीं है। ये कॉमेडी है, ये पेस्टोरल है, रोमांटिक मतलब लव लीड्स टू मैरिज, प्यार होता है वो शादी में तब्दील होता है लास्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो वो है ना जंगल आर्डेन, ये कहीं ना कहीं फ्रांस के आसपास का जंगल। तो इस कहानी में ना आपको कई फ्रेंच वर्ड भी मिलेंगे, कई फ्रेंच वर्ड मिलेंगे, फ्रेंच नाम मिलेंगे। टाइम इसका लिखने का 1598 टू 1600 है, जो बता रहा था आपको मैं। लंदन में लिखा गया। फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था 1623। पब्लिशर इसके इजाक जैकार्ड एंड एडमंड ब्लाउंट थे। ये इसका टोन कॉमिक भी है, रोमांटिक भी है। 16th सेंचुरी की कहानी है, 1500 कुछ की। तो राजा महाराजा है ना, लगभग लगभग ये आइडिया ऐसा है कि उसके कैरेक्टर है वो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के हैं। और प्लेस इसमें फ्रांस भी है। प्राइमरली द फिक्शनल फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन, और एक फिक्शनल फॉरेस्ट है इसके अंदर आर्डेन। आर्डेन मतलब ये कोई रियल में फॉरेस्ट नहीं था, ये शेक्सपियर ने इमेजिन किया है, नाम रखा है ऐसे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। बाकी में ऐसे कोई ये ऐसे है नहीं। इसका जो अधिकतर पार्ट है इसका, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में ही बीता है। आपने देखा सारे कैरेक्टर कहाँ चले जाते हैं इसके अंदर, और सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं। बाद में ड्यूक फ्रेडरिक भी पहुंच जाता है, ओलिवर, ऑर्लैंडो सब पहुंच जाते हैं। ये एक प्रकार की पेस्टोरल कॉमेडी है। क्या है दोस्तों ये? इट हैज बीन अ काइंड ऑफ एस्केप लिटरेचर। ये एक प्रकार का एस्केप लिटरेचर है। एस्केप लिटरेचर क्या होता है? सब लोग मुसीबतों से बच करके भाग रहे हैं, लड़ नहीं रहा कोई भी। ड्यूक सीनियर को परेशानी हुई, जंगल चला गया। ऑर्लैंडो को डर लगा, वो भी फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया। रोजालैंड भी मुकाबला नहीं किया, नहीं लड़ेंगे मरेंगे नहीं, चलो भैया तो भेज रहा जा रहे हैं। एस्केप वाली बात, बच के निकल रहे हैं सब। समझ गए आप लोग? रोमांटिक कॉमेडी है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। रोमांटिक नॉनसेंस है, कई बार इसमें बातें ऐसी होती हैं जो लॉजिकल नहीं है। ये रोमांस भी है, इसमें रियलिटी भी है। प्रोज इज मोर देन दैट ऑफ वर्स इन द। इस प्ले में जब पढ़ेंगे ना तो कविताएं कम है, वर्स कम है, प्रोज में ज्यादा है। सिंपल डायलॉग्स हैं, जैसे हम आम बोलचाल में बातचीत करते हैं ना, उसमें लिखा गया। कि देखो, ये कॉमेडी का और ट्रेजेडी का एक अंतर भी है। ट्रेजेडी जनरली बहुत राजा महाराजाओं की कहानियां होती, पेस्टोरल नहीं होती। इसमें आपको शेफर्ड मिलेंगे, गांव वाले मिलेंगे, ये जो लोग हैं वो भी जंगल में जाके रह रहे हैं, ये भी वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसे लोग ना बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलते, इसलिए वो वर्स यूज नहीं करके कौन सी लैंग्वेज करते हैं? प्रोज वाला। अच्छा, जैक्स गोइंग फ्रॉम हैदराबाद, साउंड्स ग्रेट। स्टूडेंट हैदराबाद के भी। तो वैसे तो कुछ दिनों पहले मेरे पास एक ना फोन भी आया था, एमपी, एमपी में कहीं से हैं, और दिवाली से कुछ दिन पहले फोन आया, सर मैं एमपी सेलेक्ट हो गया का कोर्स। का एक दोस्त हरियाणा में सेलेक्ट हुआ था, उसने उनको मतलब रिकमेंड किया था। इससे लग रहा है कि ऑनलाइन से एक फायदा तो हुआ है। तो इंडिया में आप वो कहीं को पढ़ सकते, जैसे बाहर भी लोग देखते हैं, और वो शायद वो गलती से देख लेते होंगे ना, क्या समझ में आता। कोई ब्राजील का देख रहा है, कोई नेपाल का, पाकिस्तान के भी एक दो लोग, बांग्लादेश। कई बार चलाते चलाते देख लेते हो ना, शॉर्ट्स भी डालते हैं अपन कई बार, अपन भी उन लोगों के देख लेते हैं। तो खुश होने की जरूरत नहीं है मेरे को उसके लिए, प्रॉपर स्टूडेंट नहीं होंगे, बट हाँ उड़ीसा उड़ीसा ये सब लोग देखते हैं। कश्मीर, कश्मीर से एक देख रहा है, तो मैं आपका रेगुलर क्लास देखता हूँ। बट ये शायद जो हैदराबाद से देख रहे होंगे वो हो सकता है राजस्थान से हों, राजस्थान से फॉर्म भरते हैं, रहते वहाँ हैं।
शायद जैक्स भी हो सकता है वैसे ही हो। ये कॉमेडी है किस चीज की? डाइकोटमी। डाइकोटमी मीन्स कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रदर्स, कंट्री एंड सिटी लाइफ। कॉन्ट्रास्ट होता है। और इस कहानी में डाइको दो पक्ष हैं। एक तरफ ब्रदर्स की लड़ाई है, इधर दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, ओलिवर और ऑर्लैंडो। उधर ड्यूक सीनियर की और ड्यूक फ्रेडरिक की लड़ाई हो रही है। कंट्री एंड सिटी लाइफ की लड़ाई हो रही है। और जब कहानी पढ़ोगे तो जो ड्यूक सीनियर है कई बार प्रशंसा करेगा जंगल में रहते हुए कि जंगल बहुत बढ़िया चीज, ये पेड़ पौधे नदियां जानवर हमें शिक्षा देते हैं, और रियली में देते भी। सिटी लाइफ बोरिंग है, चालाकियों वाली, एक भाई दूसरे भाई का कब्जा कर रहा है प्रॉपर्टी। गांव में ऐसा नहीं। लेकिन मुझे उल्टा लगता है, गांव में ज्यादा ऐसा हो रहा है। एक भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, मारने काटने को तैयार हो रहा है। टैक्स यहीं से है, काम वहां कर रहे हैं। ओके, फिर देखो हिलैरिटी। हिलैरिटी मीन्स होता है खूब हंसी मजाक, ग्रेट अम्यूजमेंट विच मेक्स पीपल लाफ। कई बार हंसी आएगी। खास तो टच स्टोन के डायलॉग पढ़ोगे आप, उसमें मजा आएगा। कोई इनके तो प्रेमी जो ओरलैंडो गीत लिखते हुए पागलों की तरह भागता है, उसके लोग मजाक उड़ाते हैं। हंसी मजाक भी है इसके अंदर, और कॉमेडी में हंसी मजाक तो होगी हो। सिम्फनी है। सिम्फनी मीन्स ए लॉन्ग पीस ऑफ म्यूजिक। खूब गीत है इसमें, अलग अलग टाइम बीच में बड़े बड़े गीत आते हैं, म्यूजिक आता है। टाइटल इसका जो है ये 3 वर्क्स पे जुड़ा हुआ है, एज यू लाइक इट। कहाँ से लिया गया है टाइटल? देखिए, टॉमस लोज, ये नाम आया था, आपको ध्यान है? वो यूनिवर्सिटी विट्स, मैंने याद कराया था आपको। लिली के फूल लोज में नाश कर दिए किड्स ने। किड्स, नैश, लोज, क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स, ये शेक्सपियर से पहले के लोग हैं ये। शेक्सपियर ने इनसे प्रेरणा ली थी। मैं कहता भी हूँ कि भाई शेक्सपियर बहुत ज्यादा प्रभावित था यूनिवर्सिटी विट से, क्योंकि खुद तो यूनिवर्सिटी में गया नहीं था वो, इनसे काफी प्रभावित था। थॉमस लॉज का एक प्रोज रोमांस था, रोजलिंड, तो 1590 में लिखा उसने, थॉमस लॉज ने लिखा। 98 में तो इसने लिख दिया फिर। ये इंस्पिरेशन है, विच अकर्स द फ्रेज इफ यू लाइक इट सो। और उसी रोजलिंड के अंदर एक फ्रेज आता है, इफ यू लाइक इट सो, यदि आप ऐसा पसंद करें। थोड़ा फ्रेज अच्छा लगा इसको, इसने नाम रख दिया अपने डे का, एज यू लाइक। और रोजलिंड था वहां पे, तो उसने अपने कैरेक्टर का नाम क्या रख दिया? तो ऑर्लैंडो और ओलिवर की स्टोरी है। ये जोफ्रे चोसर कहानी है, द टेल ऑफ गैमलिन, 315 में लिखी थी। ध्यान है बबीता? चोसर, जोफ्रे चोसर शुरुआत में था। थोड़ा बहुत समझ में आता है ना नाम लेने से, फायदा हुआ है आपको। इट इज अ रोमांस रिटन इन डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट में लिखा हुआ है। इट इज अ स्टोरी इन विच a younger brother seeks revenge on an elder brother who mistreats him। ये जो कहानी थी, ये वाली द टेल ऑफ गैमलिन, ये रोमांस है। मिडिल इंग्लिश में उस जमाने की 1350 की लैंग्वेज में लिखी गई है। और उसमें दो भाइयों की लड़ाई है, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को धोखा देता है। वहां से थोड़ा आइडिया इसने ओलिवर ऑर्लैंडो की लड़ाई का चुराया। इट इज ऑल्सो, अच्छा आपको ध्यान है जोफ्रे चोसर तो खुद चुराता था कहानियां, ये जेरिस था वो, और देखो ये उससे चुरा रहा है। होता ही है, आइडिया चुराने में कोई बुराई नहीं है। आप उसको अच्छा कर दो, इंटरेस्टिंग कर दो, तो क्या बुराई दुनिया कर रही है। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रॉबिनहुड बैलेट्स एंड प्लेज। रॉबिनहुड बैलेट्स एंड प्लेज लिखे गए थे, जिसमें रॉबिनहुड की कहानियां थी। रॉबिनहुड क्या था, जंगल में रहता था, अपना उसका अलग ही दरबार सस्ता था, और जंगल में रह के मजे करते थे, अमीरों को लूटते थे, गरीबों को बांटते थे। वो थोड़ा बहुत आइडिया इसके दिमाग में आया, और इसने ड्यूक सीनियर का जो कैरेक्टर है ऐसे कर दिया इसने। जंगल में रह रहा है वहां जाके, ड्यूक सीनियर कैरेक्टर यहीं से लिया गया। एज यू लाइक इट जो है रेफर्स टू द इमेंस वैरायटी ऑफ द प्ले। इसमें कई तरह की वैरायटी है, ये मतलब रोमांटिक भी है, पेस्टोरल भी है, कॉमेडी भी है। इन द एपिलोग टू द प्ले, एपिलोग होता है
प्ले के जो लास्ट में आता है, प्ले के लास्ट में एपिलॉग। श्याम जी, लाइक एज मच ऑफ द प्ले एज प्लीज यू। एपिलॉग में रोजलिंड लास्ट में कहती है कि आप इस प्ले को इतना पसंद करना जितना पसंद आप कर, लास्ट लास्ट में अपन नहीं बोलते वो, आपका खत्म होता है वीडियो यूट्यूब पे, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। तो ये वैसे कुछ एपिलॉग यूज करती है कि भाई आप जितना ज्यादा हो उसको पसंद करो, फैलाओ। द कैरेक्टर्स इन द प्ले गेट व्हाट दे लाइक। कैरेक्टर्स होते हैं वो, द प्ले गेट व्हाट दे लाइक एज यू लाइक इट। जो आपको पसंद है वो सबको मिल जाता है। सिल्वियस को फीबी पसंद थी, मिल जाती है। ऑरलैंडो को रोजलिंड पसंद थी, मिल जाती है एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर को राजपाट पसंद था, शहर छोड़ता है तो फिर गांव में कर लेता है वो, तो मिल जाता है। सबको जो चाहिए वो मिल जाता है, इसलिए इसका नाम एज यू लाइक इट ठीक भी है। तो एज यू लाइक इट रखा गया, इसका गजब का मतलब वो है कि ये सही नाम रखा है इसने। अब देखो इस प्ले के अंदर 5 एक्ट्स हैं। पहला जो एक्ट है इसका आप नाम रख सकते हैं एनवीएस कोड। सर ओलिवर ओरलैंडो की लड़ाई हो रही है तो ईर्ष्या, ड्यूक सीनियर की और फ्रेडरिक की एनवीएस कोर्ट। सही है। 3 सीन है उसके अंदर, तो पूछ सकता है पहले एक्ट में कितने सीन है। दूसरे एक्ट का फ्लीटिंग द टाइम केयरलेसली। सब लोग फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और फॉरेस्ट में समय आराम से गुजरता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें 7 सीन्स हैं, सबसे लंबा एक्ट सेकंड ही है। लव इज मेयरली ए मैडनेस। तीसरे एक्ट में जब वो पहुंच पांच के सब, फिर सब पागलपन की बातें, प्यार की बातें आती है और प्यार पागलपन होता है। तो लव इज मेयरली ए मैडनेस, ये नाम रख सकते हो। 5 सीन्स हैं। एम आई नॉट योर रोजलिंड, क्या मैं तुम्हारी रोजलिंड नहीं हूं। तो रोजलिंड और ऑर्लैंडो की जो बीच में बातें होती है, संवाद, वो होता है इसके अंदर ज्यादा। वो एक्ट 4 में, इसमें 3 सीन है। और एक्ट 5 मर्थ इन हेवन, वो देवी आ जाती है, गॉडेस ऑफ मैरिज। वो इनकी शादियां करवाते हैं, कहते हैं कि शादियां हेवन में तय होती हैं, शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, यहाँ तो बस केवल वो की जाती हैं। ये 4 सीन्स ऐसे इसमें ये कहानी पार्ट्स हैं अलग अलग। इसमें एक एपिलोग है। एपिलोग देखो वैसे जनरली आदमी बोलता है, बट इस प्ले में वो कौन बोलता है, तो कि एक औरत है। बड़ी बात है, औरत और करते नहीं है, बट एक्चुअली देखा जाए तो इस पूरी कहानी में रोजलिन क्या बनी हुई है, आदमी बनी हुई है। लास्ट तक वो आदमी बनी हुई थी, तो वो मान सकते हो कि वो आदमी के द्वारा, बट ये बोलती रोजलिन, तो उल्टा काम होता है इस कहानी में। और प्रोलोग जनरली कोई महिला बोलती है, और इसमें प्रोलोग मतलब शुरू शुरू में जो डायलॉग है किसका आता है, ऑरलैंडो शिकायत कर रहा होता है कि मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं गया, बात होती है। रोजलिन एंड सीलिया आर लाइक जूनो एंड स्वान इन एज यू लाइक इट। जैसे जूनो और स्वान होता है ना, अपन जोड़ा, जूनो और स्वान का जोड़ा, ऐसे जोड़ा है ये, तो बिछड़ना नहीं चाहता बिल्कुल, जैसे जूनो और स्वान होते हैं। जूनो स्वान here have been treated as symbol of love and loyalty. Both these qualities have been displayed Rosalind and Celia throughout the, दोनों क्वालिटी इन दोनों के अंदर रहती हैं। रोमन मिथोलॉजी, Juno is considered the goddess of love and marriage. Swan drew a chariot which are traditionally believed to mate for life. Chariot, chariot बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जूनो जो होता है ना, ये गॉडेस ऑफ लव है, प्यार के देवता हैं रोमन मिथोलॉजी में, लैटिन उसमें लिटरेचर में, और शादी के देवता भी हैं। और स्वान के रथ को खींचता है, स्वान रथ को खींचते हैं और जूनो से बैठा रहता है, तो जोड़ा फिक्स रहता है, हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे ही रोजालिन और सीलिया भी क्या रहती है, हमेशा साथ रहती है, उनमें सिस्टरली अफेक्शन होता है। एक्ट थर्ड, इसमें वो प्यार व्यार की बातें होती हैं। एक्ट फर्स्ट में तो होता है एनवियस कोर्ट, दूसरा होता है फ्लीटिंग, और तीसरा होता है लव, है ना।
opens in the palace of Duke Frederick. He gives order to Oliver to find out Orlando in 12 months. Otherwise, his property will be. एक आंकड़ा आ गया, कितने महीने में पकड़ने की बात करता है उसको? 12 महीने में पकड़ लिया, वरना तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी। ड्यूक सीनियर डियर को कहता है नेटिव बर्गर्स, बर्गर यानी सिटीजन। जंगल के मूल निवासी तो कौन है? हिरणे हैं, डियर हैं, हम इनको शिकार कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है उसमें बीच में। तो जैक्विस है ना, वो बड़ा नाराज हो जाता है, दुखी होता है कि यार तुम जंगल में आके जंगल के जानवरों को मार रहे हो, तो इनका घर है, हम इनके घर में रह रहे हैं, हम इनको मार रहे हैं। हम खेत वेत में घर बना लेते हैं, वहां सांप आ जाता है। अरे भैया सांप तो उसका घर है बेचारा, तुम उसके घर में आ गए, अब वो आता है तुम उसको मार देते हो। अब नहीं मारे तो वो अपने को मार दे, ये लफड़ा हो रहा है। आदमी क्या करे? लव एट फर्स्ट साइट इसमें खूब होता है। ऑरलैंडो को रोजलिंड से हो जाता है, ओलिवर को इलिया से हो जाता है। लव इज अ नोबल फ्रेलिटी, में कहा जाता है कि प्यार जो है ना एक अच्छी बेवकूफ़ी है, कमजोरी है, तो होनी भी नहीं चाहिए लेकिन हो भी जाती है। क्यूपिड लव गॉड है, जो इसके अंदर ब्लाइंड बताए जाते हैं। कहानी में कहती है कि क्यूपिड है, और क्यूपिड क्या होता है? अंधा होता है, प्यार का देवता अंधा होता है, वो अच्छा बुरा देख पाता। द प्ले बिगिंस विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, नेचर एंड नर्चर। ये जो प्ले है, ये इसकी थीम आप कह सकते हैं नेचर और नर्चर की। जो प्रकृति होती है वो हमें पालती पोषती, नर्चर यानी हमारा ध्यान रखती। देयर इज अ मास्क इन द प्ले, इस प्ले में एक मास्क भी है। मास्क मतलब कुछ कैरेक्टर मुखोटा पहन के आते हैं। तो वो शादी का सीन चल रहा होता है ना एक्ट फिफ्थ में, एक्ट फिफ्थ सीन 4, शादी वाला चल रहा होता है, तब की बात होती है। शेक्सपियर क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ जैक्विस, टचस्टोन, विलियम और ऑड्री। ये तीन चार कैरेक्टर्स ने खुदा, जैक्विस का नाम उसने खुद ने रचा है, टचस्टोन, विलियम और ऑड्री नाम बनाया उसने। तो लग रहा है थोड़ा सा वो करना पड़ेगा बच्चों से उनको।
तो पहले बता देना, मैं देखा ही नहीं इधर। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? डोंट वरी, विल वॉच दिस रिकॉर्डेड सेशन। सिंबल्स, फोर शेडोइंग। अब आ रही होगी शायद आवाज आप लोगों को ना। तभी उसका फोन आया, दिव्या का, तब समझ रहा हूँ वो दिव्या परेशान। दिव्या क्लास में तो आती नहीं है, ऐसे पनिशमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। रोजलिंड्स अन, ये होता है जब क्लास, आपको अगर आपको तो आवाज आती है डायरेक्ट, ये चक्कर होता है। ये क्या है पता है, वहाँ उससे कोचिंग क्या कर रखा है, माइक से कनेक्ट कर रखा है इसको। जैसे आवाज नहीं आया ना, स्टूडेंट को, ऑफलाइन वालों को पता चल जाता है सर माइक से आवाज नहीं आ रही, आपको यहाँ पता नहीं चलता है। तो मैंने कुछ नहीं बताया दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ा है। आप टेंशन मत लो, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और जैसे कि जैक्स कह रहा है कि आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। फोर शेडिंग मतलब होता है पहले से आपको कुछ आभास हो जाता है कि ऐसा होगा। तो रोजलिंड्स अनकैरेक्टरिस्टिकली ऑकवर्ड फर्स्ट एनकाउंटर विद ऑर्लैंडो एंड एंटिसिपेट्स द डेप्थ ऑफ हर अफेक्शन फॉर हिम। रोजलिंड जब पहली बार ऑर्लैंडो से मिलती है ना, तभी हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको ऑर्लैंडो से क्या हो गया है, ऑर्लैंडो को भी उससे प्यार हो गया। शुरू में दिख जाता है हमारा, जब कहानी पढ़ते हैं हम लोग तो पता लगता है भाई इनकी बढ़िया ट्यूनिंग रहेगी, ठीक है ना। शुरू में पता चल जाता है। फोर शेडोइंग, ये चीजें होती हैं इसके अंदर ड्रामा में। मोटिव क्या है, सिंबल्स क्या है, फोर शेडोइंग क्या है। अब कॉमन फीचर्स इन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, द रोल प्लेड बाय विमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर की कॉमेडी में आप देखना, औरतों का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर तो है ही। रोजलिंड बहुत बड़ा कैरेक्टर है, सीलिया, फीबी और डोमिनेट है। कॉन्ट्रेरी टू हिज ट्रेजेडीज, इन हिज कॉमेडीज वी फाइंड विमेन इन द लीडिंग रोल। आप देखना, जब मैकबेथ पढ़ रहे थे तो ट्रेजेडी में वहां लीडिंग रोल किसके पास था, मैकबेथ के पास। और यहाँ पर किसके पास है, रोजलिंड। प्रोटोगोनिस्ट या रोजलिंड है। शेक्सपियर्स प्ले हैज नो हीरोज, इट हैज ओनली हीरोइंस। इसकी कहानियों में हीरो नहीं है, ट्रेजेडी में नहीं, इसमें कॉमेडी में। बल्कि कौन हीरोइन है, हीरोइन क्या होती है, मेन कैरेक्टर होती है। आप चाहे मैकबेथ में देख लो, वहां पे भी लेडी मैकबेथ का बड़ा रोल है। इन दिस प्ले रोजलिंड ऑन द ड्राइवर सीट, इस प्ले की ड्राइवर सीट पे कौन है, पूरे प्ले को कौन चला रही है, रोजलिंड चला रही है। मोटिव ऑफ द प्ले इज लव एंड मैरिज। थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लव और मैरिज खूब होती है। किसकी से लव होता है, देखो ओरलैंडो और, चार शादियां होती है लास्ट में, ओलिवर और सीलिया की, सिल्वियस और फीबी की, और टचस्टोन और ऑड्री की, है ना। अर्थ एंड लाफ्टर, देखो ये इसकी कहानियों की खास बात भी होती है कॉमेडीज की। इसकी कॉमेडीज में विमेन का मेन रोल होता है, पहली बात। दूसरी बात, मोटिव इसका लव और मैरिज होता है, जो यहाँ पर भी है। और तीसरी बात, अर्थ एंड लाफ्टर, खूब हंसी मजाक होती है। अर्थ यानी लाफ्टर, वो एक ही बात, दोनों सिनोनिम्स है। इसमें अर्थ और लाफ्टर है, जो क्लाउन्स करते हैं, क्लाउन्स यानी जोकर, जोकर होते हैं, जोकर और फूल। द प्रिवेलिंग दैट ऑफ जेस्ट एंड जॉलिटी, इसमें खूब जेस्ट जोक होता है, और जॉलिटी खूब जॉली जॉली मूड होता है ना, जॉली हंसी मजाक खूब होता है। यहाँ पर इस प्ले में टच स्टोन एक कैरेक्टर है, फूल है, सेज फूल। उसके नाम फूल भी है, सेज फूल, साधु फूल भी है, साधु जैसी बात करता है, फिलोसफिकल। वाइस फूल भी है, देखो ऑक्सीमोरन है ना, वाइस फूल, फूल वाइस कैसे हो सकता है, वाइस फूल कैसे हो सकता है। एंड इट टॉक्स विजडम, और वो बुद्धिमानी वाली बात भी करता है। ही इज अ कोट फूल, वो एक तरह से कोट फूल। टचस्टोन न केवल लोगों को हंसाता है, बट डिस्प्ले लर्निंग ऑल्सो, बल्कि आपको चीजें सिखाता भी। He provides security and safety to Rosalind Celia in the Forest of Arden. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये किसके साथ में आती हैं, टच के साथ में आती हैं, तो रोजालिंड और सीलिया को ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी रोल। अच्छा, इसकी जो कॉमेडीज होती है ना, उसमें फैक्ट और फिक्शन भी है। कुछ वास्तविक बातें भी होती हैं और कुछ फिक्शन, काल्पनिक बात। स्ट्रेस ऑन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स पर इसमें ज्यादा स्ट्रेस है, कहानी के बजाय कैरेक्टर ज्यादा मजबूत है इसके अंदर। कहानी तो नॉनसेंस है, पर कैरेक्टर बहुत दमदार है। ये इसकी कॉमेडी की खास बात होती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर बनाए जाते हैं।
इस प्ले को आप इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? कहानी को एक्सपोज, सारे कैरेक्टर शुरू के एक्ट में आ जाते हैं, पहले एक्ट में ओलिवर, ऑरलैंडो, सब कैरेक्टर की बात हो जाती है। इसमें एक्ट फर्स्ट में 3 सीन है जहां पूरी थीम आपको एक्सपोज हो जाती है। इट इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन। देखो, किसी भी ड्रामा का जो प्लॉट होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं मेनली। तो आप ड्रामा पढ़ें कभी, पता चलता है। एक्सपोजिशन, शुरुआत, इंट्रोडक्शन। टैंगल यानी विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उसके बाद इलाज, रेजोल्यूशन, हल क्या निकला। तो इसमें एक्ट फर्स्ट में 3 सीन है, वो इसी के ऊपर है। इट इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन। फिर टैंगल मतलब कॉन्फ्लिक्ट। एक्ट 2, 3 और 4 इसमें पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। इट डेवलप्स अ टैंगल विच सीम्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व, और ऐसा लगता है इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन लास्ट वाले एक्ट में, एक्ट फिफ्थ में, सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती हैं? रिजॉल्व हो जाती है। इट ब्रिंग्स आउट अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन टू ऑल कंसर्न। ये थोड़ी लाइन सही कर लेना, यहाँ पर सोल्यूशन 2 बार लिखा हुआ है गलती से, एक सोल्यूशन हटा दो और सेटिस्फैक्टरी को सोल्यूशन से पहले लिख दो। ये बिल्कुल नया चेंज है, आज ही पता चला मेरे को, तो आप चेंज कर देना। इट ब्रिंग्स आउट अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन टू ऑल कंसर्न, है ना। इसमें सॉन्ग्स भी हैं। अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो ये म्यूजिक बहुत, किसी भी तो कॉमेडी होती है ना, इसकी शेक्सपियर कॉमेडी में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिचुएशन की कमेंट्री करते हैं, आपके बीच में गैप भरते हैं। ये फिल द गैप, ये क्रिएट अ केयरलेस एंड फ्री वर्ल्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में बढ़िया गीत गा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो लगता है कि यार मस्त जिंदगी चल रही है। देयर सॉन्ग्स फोकस ऑन द थीम ऑफ इनग्रेटिट्यूड। थीम ऑफ इनग्रेटिट्यूड मतलब आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप मस्त मोले हो, आपको कोई दुनिया से फिक्र नहीं है। कॉमेडी में ही होना चाहिए। 5 सॉन्ग्स हैं इस कहानी में, एज यू लाइक इट में। द फर्स्ट सॉन्ग इज संग बाय एमियंस, लॉर्ड एमियंस। कैरेक्टर जो ड्यूक सीनियर के साथ जंगल में चला जाता है, ये भी अपनी इच्छा से जाता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसका एक गीत है जो एक्ट 2 में गाता है, और इसी के नाम से टॉमस हार्डी ने अपना एक नॉवल लिखा था। और इसका एक गाने की लाइन है, आई विल गो स्लीप फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट। तो जैक्विस का कैरेक्टर ना, वो इसको गाता है। इसके अलावा एमियंस गाता है, कम इधर कम इधर कम इधर। ये पहला सॉन्ग है, पहले सॉन्ग में ये बातें चल रही होती है। दूसरा सॉन्ग आता है इसका, ब्लो ब्लो दो विंटर विंड, ये भी एमियंस गाता है। आपसे पूछ सकता है कौन सा सॉन्ग किसने गाया है? ये एक्ट 2 सीन 7 में है। वैसे मैं पढ़ाऊंगा पूरा ड्रामा आप लोगों को, एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट शैल ही हैव दैट किल्ड द डियर, ये जैक्विस गाता है। डियर को मार देते हैं ना, ये दुखी रहता है वैसे भी, तो बहुत दुख रहता है तुमने डियर को क्यों मारा, उस पर गीत गाता है। तीसरा सॉन्ग। फोर्थ है, इट वॉज अ लवर एंड इज लैश, किसी लवर और उसकी लड़की कहानी है के ऊपर है। और बकवास सा नॉन सेंस सा गाना है। और फिर एक गाना इसमें, दैन इज देयर मर्थ इन हेवन, लास्ट शादी हो रही होती है ना, तब ये शादी का गीत होता है। 5 गीत हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इस ड्रामा में 5 सॉन्ग्स हैं। अब एक कैरेक्टर लिस्ट है, तो कैरेक्टर में बताई दिया आपको मैंने, आप इनको अपने नोट से पढ़ के आना एक बार, है ना। अब आप क्या करना, सभी लोग, मैं कल से ड्रामा शुरू कर दूंगा आपका, एक एक लाइन। आप कैरेक्टर, इसके बाद का जो कैरेक्टर्स, प्लॉट और सीन वाइज जो समरीज वमरीज दे रखी है मैंने आगे नोट्स में आप लोगों ना, तो आप पढ़कर आना। कैरेक्टर सारे पढ़े आना आप लोग, तो एक बार थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट बना दिए सब कैरेक्टर के बारे में। क्वेश्चन तो अपने नोट्स में आ जाएंगे, मैं कल से ड्रामा पढ़ाऊंगा आप लोग। सारे नोट्स पढ़ के आ जाना, कहीं कोई दिक्कत हो कल पूछ भी लेना मेरे से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग जुड़े रहना, और आप लोग भी, चाहे शायद मैं उस पर डाल दूंगा, वैसे तो हमारे 2 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे, और उनको तब बात करोगे तो अच्छा लगेगा। आपको भी कुछ पूछ भी सकते हैं आप, जैसे आपने उस दिन उनसे पूछा था। उसमें से एक तो उसी के बैच का है, मोहन। तो सर भावना आई थी ना, भानु क्या, भाग्यश्री, उसी के बैच के। मैंने इसको भावना क्यों बोलता